बैठिए। अस्सलाम वालेकुम सर मैं मोहम्मद एहतिशाम हूँ। सर मैं कामसट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से आया हूँ। सलाम जी एहतिशाम, बताएं क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी। कैसे आना हुआ आज? फ्राइडे को सर मेरे आपके प्रिंसिपल साहब से बात हुई थी कि मैंने आपके एचआर मैनेजर से इंटरव्यू लेना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, तो आप हैं एहतिशाम जिन्होंने इतनी दूर से तकलीफ़ की, अहमदाबाद से आप आए हैं स्पेशली। तो चले बताएं ज़रा अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है और किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एक्चुअली सर माय प्रोजेक्ट इज़ अबाउट एचआर प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिला हुआ है, फिर तो आप काफ़ी इसके बारे में जान सकते होंगे, क्योंकि बुक वगैरह में काफ़ी इस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। टीचर्स भी काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को जनरल से लगते हैं ये कॉन्सेप्ट सच ईजिली समझ नहीं आते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करें। आप अपने क्वेश्चन क्या क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है आपके? सो सर कैन यू टेल मी फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट? Basically, I'm working with this organization from last almost 4 to 5 years, but officially I joined HR department from couple of years, like 3 to 4 years I joined this department, and I think I'm really happy with this job because it is specially related to my field, and I enjoy working with the colleagues and people and checking their psychology, and according to that, working with them is really interesting for me. And sir, which programs you are offering in SCAN schools of accountancy? As you know that this is a SCAN School of Accountancy, so its main concern is about the CA programs that we are offering to the students, and the teaching faculty is basically related to the professionals of chartered accountancy. They come here, they teach to the students and share their knowledge and experiences with them. So basically we can say that simply the institute is about the professional qualification and certification. ACCA is connected with the global recognition it has, and whereas the CA is associated with the ICAP Pakistan. So both are the well-known institutes throughout the globe. ये तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट हैं और आपके पास सर काफ़ी प्रोफेशनल यहाँ पढ़ाने आते होंगे। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आपको प्रोफेशनल्स पढ़ाने आते हैं और फिर आप जो है ना प्रैक्टिकली टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करना, और फिर आपके पास 10 साल 15 साल के जो है ना क्वालिफाइड लोग आते हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरीके से उन्होंने इन स्टेजेस को क्लियर किया, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टेजेस होते हैं सीए में। तो पहला लेवल क्लियर करना, दूसरा, तीसरा। तो इसको हम कह भी सकते हैं कि एज ए गेम भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि आपको स्टेजेस वाइज जाना पड़ता है और आप जो है ना क्या करते हो, 1 बाय 1 जाते रहते हो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाते हो, और फिर उसी को आप जो है ना क्या कर देते हो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। सर मुझे आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, बट उससे पहले मैं ये कंसर्ट फॉर्म लाया हूँ सर, ताकि एथिकल रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएं और आप काइंडली पढ़ के मुझे साइन करके भी दे दें। ग्रेट, ये तो काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि हमें भी डर रहता है कि ऐसे ना हो जो है ना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, वो जो है ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसका मिसयूज़ कर ले। अब आपको भी पता है ना कि प्रोफेशनल उन चीज़ों में इस चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो काफ़ी अच्छा काम किया आपने, कंसेंट फॉर्म बना लिया, और होप करता हूँ कि आप इसको फुली कॉन्फिडेंशियल भी रखेंगे इस इंफॉर्मेशन को कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। ऑल राइट, सो एकेडमिक पर्पस इंटरव्यू एंड कंसेंट फॉर्म, ठीक है। पर्पस स्टडी का क्या है? ओके, पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंसेस, राइट टू द प्रोड्यूसर, डेटा विल बी कॉन्फिडेंशियल, 1 ईयर विच, ठीक है 1 ईयर, ठीक है काफ़ी है 1 ईयर भी, लेकिन इट शुड बी डिस्ट्रॉयड। इस चीज़ की ज़रा वो कर लें, थोड़ा सा ख्याल रखना होगा आपको। बाकी वेज आपकी क्या एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होता है, कंस्ट्रेंट्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे किस चीज़ के बारे में आपने जिक्र किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, सबमिटिंग फॉर्म, आई रेड दिस फॉर्म, आई हैव क्वेश्चन आंसर्ड, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ओके, सो लेट मी फिल इट देन, आई हैड माई आंसर टू माई सेटिस्फैक्शन, ठीक है। I take part in the study. I hereby grant permission for the data generated from this interview, use presentation assignment on the topic, ठीक है। ये भी अलाउ करते हैं, ग्रांट परमिशन विद द कंडीशन। कंडीशन यही है आपके कि द डेटा
should be used for academic purpose होना चाहिए, ठीक है, academic purpose। बाकी तो ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। ग्रांट फॉर इंटरव्यू एंड रिकॉर्डेड वो तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, हमने अलाउ किया आपको, ठीक है। ग्रांट परमिशन फॉर इंटरव्यू टू बी रिकॉर्डेड यूजिंग प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द स्टडी, ठीक है, मैंने आपको परमिशन दी हुई है। पार्टिसिपेंट नेम एंड सिग्नेचर है, ठीक है, आपका ईमेल भी पड़ा हुआ है। पार्टिसिपेंट नेम मोहम्मद इद्रीस, ठीक हो गया, मोहम्मद इद्रीस हो गया, और सिग्नेचर भी कर देते हैं। डेट हमारे पास आज है 24/10/2022, ठीक है। शाम ये आपका जो है ना कंसेंट फॉर्म हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन इट वाज नाइस एफर्ट, ठीक है, ओवरऑल। सो ये आप ले लें। Thank you for your consent. So should I start my main interviews questions? चलें स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन पूछें, मैं 1 by 1 जो है ना रैपिड फायर के लिए तैयार हूँ, आप सवाल पूछते जाएं। So my first question is kindly tell me about your experience with HR department at your organization. My experience with HR department is really great because बुक्स वगैरह में हमें जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो हमें प्रैक्टिकली लोगों से अगर आप पूछो तो वो कहते हैं कि नहीं HR तो बस आपके पास सिर्फ हायरिंग और फायरिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो ये बात बिल्कुल टोटली गलत है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है ना लोगों के लिए कंपनसेशन डिज़ाइन करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम और मुश्किल काम होता है रिक्रूटमेंट का, कि किस तरीके से सही बंदे को हम यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, फिर उससे जो है ना आप इंटरव्यू करते हो, किस तरीके से सिलेक्शन करते हो। क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि फिर मार्केट में ये रूमर्स होते हैं कि मैंने तो काफ़ी अच्छी एफर्ट्स की थी, मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, रेफरेंस बेसिस पे सिलेक्शन हुई थी। तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है मैनेज करना। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो HR प्रैक्टिसेस जब हम परफॉर्म करते हैं तो बिल्कुल हमें जो है ना एक थोड़ा सा गेम टाइप लगता है कि आप किस तरीके से पहले अनाउंस करते हो, फिर आपके पास CVs आती हैं, फिर उसको फिल्टर करना, फिर किस तरीके से आप चूज़ करते हो एम्प्लॉइज़ को, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हो। तो काफ़ी टफ हमारे लिए टाइम हो जाता है ये कभी कभार। और फिर जब स्पेशली हमारे पास अप्रेजल का टाइम आता है तो वहाँ पे तो हमें जो है ना फिर हर एस्पेक्ट से देखना पड़ता है कि कहीं पे एम्प्लॉइज़ खफा भी ना हो जाए, हमें जो है ना उनके ट्रेनिंग का भी ख्याल रखना है और सही उसके लिए जो है ना बंदा चूज़ करना तो ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि राइट पर्सन शुड बी ऑन द राइट प्लेस, तो अब इस चीज़ को ढूंढना कि सही बंदा कौन है और सही बंदा कैसा है, ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। अदरवाइज ओवरऑल मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ इस काम को। Okay, sir. My next question is about the staffing procedure at your organization, that how you perform recruit and selection process. अभी आपने काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल्स आते हैं और प्रोफेशनल्स जो है ना CA के अगर आप पेशावर की मार्केट में देखो तो बहुत ही कम लोग मौजूद हैं। तो फिर एक राइट पर्सन उसके लिए ढूंढना, और फिर ज़रूरी नहीं है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना वो टीचिंग भी कर सके, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है ना अगर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो टीचर भी होगा, और ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर है तो वो प्रोफेशनल जगह पे बैठ के जो है ना उस तरीके से परफॉर्म कर सके अप टू मार्क। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ज़रा चैलेंजिंग हो जाता है। तो फिर हम जो है ना CVs को कॉल करना, ठीक है, एक ऐड दे दो तो फिर वहाँ पे मेंशन करना कि जी हमारे पास एक क्वालिफाइड बंदा भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा भी होना चाहिए, वहाँ पे उसके पास 5 to 6 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेशनल, और फिर हम उसको जो है ना हायर करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल स्कूल और कॉलेजेस की तरह तो हम हायरिंग कर नहीं सकते कि जिसमें हम सिर्फ ये देखें कि एक बंदे के पास क्वालिफिकेशन हो। यहाँ पे क्वालिफिकेशन समेत प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना फिर वो विलिंग नहीं होते उनसे पढ़ने के लिए जिस बंदे का अपना जो है ना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने पहले भी आपको कहा कि एक्सपीरियंस बेस्ड सब कुछ चलता है। तो जब उसके पास अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है कि प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है, तो एक इंगेजिंग सेशन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हमें जो है ना थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है। फिर हम जो है ना उसके डेमोज वगैरह कंडक्ट करते हैं, ठीक है, पहले हायर करना, ठीक है, उसको बुलाना रिक्रूटमेंट के लिए, फिर उसके बाद उनके जो है ना डेमोज लेना। डेमोज फिर हमारे सिर्फ बिहाफ पे नहीं होते, क्योंकि अब मैं जो है ना यहाँ पे खुद बैठा हूँ तो मैं सब कुछ नहीं जान सकता, मुझे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्ट से चलना पड़ता है।
तो फिर उनके क्लास जो है ना ट्रायल बेसिस पे क्लास करना और वहाँ पे डेमोस कंडक्ट करते हैं हम लोग। फिर जब हमें जो है ना स्टूडेंट्स का फीडबैक मिलता है, हमें अपने जो है ना जो बिठाते हैं वहाँ पे हम स्टाफ वगैरह को भेजते हैं या ख़ुद हम बैठते हैं, तो उनको जो है ना हर एस्पेक्ट से जज करना। तो इस तरीके से फिर जब हमारे पास ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो हम उसके जो है ना समरी बनाते हैं, ठीक है, कि क्या स्टूडेंट्स का फीडबैक था, हमारा क्या फीडबैक है इसके बारे में, तो क्या वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो हमारे क्राइटेरिया को मीट करता है तो फिर हम उसको जो है ना फॉरवर्ड करते हैं सिलेक्शन बोर्ड के लिए, और वहाँ पे फिर हम अपने कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चन वगैरह उनसे पूछ लेते हैं और उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, उसके सिलेक्शन करते हैं। Okay, but what about motivation? Because motivation is also an important aspect of organization HR practices. So, how does your organization deal with employee motivation, and how your department is contributing in that? ऑब्वियसली मोटिवेशन एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि जब आपके पास प्रोफेशनल्स आते हैं तो वो ऑलरेडी उनके पास जो है ना, जब एचआर में हमारे पास बार बार नॉर्मली एक बात स्टूडेंट्स जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, कहते हैं कि हम जो है ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो तो ये लोग जो है ना काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये सिचुएशन चैलेंजिंग हो जाती है। चैलेंजिंग इन द सेंस के फाइनेंशियल इतनी रिक्वायरमेंट्स उन लोगों की होती नहीं, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज़ अर्निंग टू मच ऑलरेडी। यहाँ पे मोटिवेशन फिर हमारे लिए ये हो जाता है कि उनको प्रोफेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उनको ग्रूम स्टूडेंट प्रोवाइड करना, ताकि वो यहाँ पे आए और वो जो है ना कंफर्टेबल फील करें। फिर उनके लिए वो जो है ना एक रिस्पेक्ट का जो है ना एलिमेंट पुट करना। तो ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती हैं, जिसके ऊपर हम वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है ना उनको मोटिवेट करें। और फिर जो है ना उनके लिए अगर हम कहें तो हमारे एम्प्लॉयज़ जो है ना अगर आ जाते हैं तो फिर उनके लिए मोटिवेशन का सोर्स यही भी होता है कि अगर हम उसको परमानेंटली हायर करते हैं तो फिर उनको एक अच्छा पैकेज के साथ साथ उनको सेपरेट ऑफिस भी प्रोवाइड करना, ठीक है, कि एक उनको क्लीन एनवायरनमेंट मिल जाए, एक सेपरेट ऑफिस मिल जाए कि जहाँ पे स्टूडेंट्स एनी टाइम जा सकें, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकें। क्योंकि अब क्वेश्चंस हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसके क्वेश्चंस हैं तो 1 आवर्स में या 2 आवर्स में जो है ना इसको समझना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। तो फिर वो स्टूडेंट जो है ना वहाँ पे जाते हैं, टीचर के पास ऑफिस में बैठते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, और फिर टीचर्स को भी जो है ना हम क्या करते हैं कि उसको भी बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि हम उनको जो है ना सैलरीज वगैरह ऑफर करते हैं, उसके साथ हम कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंगली, ताकि वो हमारे साथ मोटिवेट होकर काम कर सकें। एज़ फार एज जहाँ तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट का काम है, तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं ये तमाम चीज़ें उनके लिए हम अरेंज करना, ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनको मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़ती है हम वो अरेंज करते हैं, जिनको जो है ना ऑफिस में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह कंडक्ट करना होता है, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, टीए वगैरह उनके लिए हमने हायर किए हुए हैं। क्योंकि एक प्रोफेशनल बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो है ना पेपर टेस्ट भी बनाए, उनसे चेक भी करें, तो इसके लिए हमने जो है ना उनको फैसिलिटेट किया हुआ है। टीए के साथ टीचर असिस्टेंट को हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, वो उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से जैसे जैसे मार्केट बेस्ड सैलरीज इंक्रीज होती जाती है, हम उनको वो भी जो है ना इंक्रीज करते जाते हैं। तो बहुत हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के ज़रिए से हम उनको मोटिवेट करते हैं, और उनकी जो है ना पूरी कोशिश यही होती है कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। और ऑब्वियसली हमें जो है ना रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं कि प्रीवियसली भी हम देखें तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ना 100% मार्क्स लिए, ठीक है, ग्लोबली उन्होंने टॉप किया। तो ये पोजीशंस लाना और ये जो है ना मेंटेन करना, ये इतना आसान तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ही बंदा कर सके। ऑब्वियसली रोल जो है ना यहाँ पे जो है ना फैकल्टी का इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो फैकल्टी भी हमारे साथ काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। और उसके अलावा जो हमारे अपने डिपार्टमेंट्स काम करें, फ्रंट ऑफिस हो गया, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स हो गया, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करना, उनको भी जो है ना इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना, वो एक बैलेंस पैकेज हमें देना पड़ता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एक टीम की तरह चलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी टीम एफर्ट्स कर रही है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है सो फार, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इसी तरीके से मज़ीद बेहतर करने की हम कोशिश करते रहेंगे। जैसा आपने कहा सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो बहुत मोटिवेटेड हैं, तो फिर आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे जज करते हैं और कौन से परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स यूज़ करते हैं? यस, जहाँ तक परफॉर्मेंस को मेजर करने की बात है, तो हमारा वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, कॉलेजेस से, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिपेयर करना होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, और फिर उनका रिजल्ट आता है। तो जहाँ पे रिजल्ट भी आना हो, जहाँ पे हमें जो है ना उनके क्लास एनवायरनमेंट को भी देखना हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि वन मैथड इज़
सफिशिएंट फॉर दैट। तो हम दो मेथड्स नॉर्मली यूज़ करते हैं। एक तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हमने अपने जो है ना फ्रंट ऑफिस को मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के थ्रू चलाए हुए हैं, उनको टारगेट्स दिए हुए हैं कि वो हमें एडमिशन्स वगैरह करके देंगे, कितने एडमिशन्स उन्होंने करने हैं, उनके टारगेट्स वो अचीव करते हैं। कोऑर्डिनेशन को हमने अपना टारगेट दिया होता है कि वो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, किस टाइम तक हमें जो है ना स्केड्यूल्स बना के देते हैं क्लासेस के लिए, वो चीज़ें मैनेज करना। अकाउंट्स वालों को हमने टारगेट दिए होते हैं रिकवरी बेस, किस तरीके से रिकवरी करनी है, क्योंकि हमारे डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंटिंग भी हमारे पास होती है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना फीस कलेक्शन वगैरह रिकवरी डिपार्टमेंट सेपरेट है, हमारे जो है ना कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है और इसके साथ फ्रंट ऑफिस भी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे हैं, तो इनको हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के साथ चलाते हैं। जहाँ पे बात आ जाती है टीचर्स की, फैकल्टी की बात आ जाती है, तो उनकी परफॉर्मेंस को हम 360 डिग्री से जो है ना वैल्यू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी परफॉर्मेंस खुद भी हमें बताएगा कि किस तरीके से वो इम्प्रूव कर रहा है। स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टूडेंट कितना विलिंग है उनसे पढ़ने के लिए, कितना खुश है उनके मैथड्स से, उसको भी ओवरऑल इवेलुएट करते हैं। फिर हम पीयर टू पीयर जो वहाँ पे उनके साथ होते हैं, स्टाफ रूम में जो चलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, वो सारे की सारी चीज़ें इवेलुएट करना। तो इसलिए हमें जो है ना दोनों मैथड्स के साथ चलना पड़ता है। और फिर इसमें भी हम कह सकते हैं कि अप टू सम एक्सटेंट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ही हमारे पास इसमें भी फॉलो हो सकते हैं, जो हम कर भी रहे होते हैं कभी कभार, रिजल्ट बेस्ड ओरिएंटेशन, कि हमें रिजल्ट बेस्ड चलना पड़ता है। तो हमने उनको टारगेट्स दिए होते हैं कि हमें इतने स्टूडेंट्स को जो है ना इस साल जो है ना निकालना है और हमने जो है ना इसको कन्वर्ट करना है एक नए बैच के अंदर। तो वो सारे के सारे हमारे पास जो है ना मोस्टली अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि 360 डिग्री और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये दो अप्रेजल मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। वो तो सही है सर, बट हमने पढ़ा है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अप्रेजल हम इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकें और उनके स्किल को बेहतर बना सकें। तो हम आपके ऑर्गेनाइजेशन तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे भी काम करती है? यानी ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बगैर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को कंटिन्यू करना, क्योंकि CACCM प्रोग्राम्स चेंज होते जाते हैं, अपडेट होते जाते हैं, करिकुलम कुछ सालों बाद चेंज हो जाते हैं, पेपर के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। तो अब इन चीज़ों के साथ टीचर को फेमिलराइज करने के लिए भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं तो अब देखें तो मार्केट चेंज हो चुकी है, ऑनलाइन ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को इनकरेज करना, मोटिवेट करना, उनको दोनों प्लेटफॉर्म्स पे कंटिन्यू करना तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अपने हेड ऑफिस वगैरह के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके साथ उनके थ्रू हम ट्रेनिंग्स कराते हैं। वहाँ से लाहौर से ट्रेनर्स आते हैं, ACCA की अपनी ट्रेनिंग सेशंस होती हैं अपने फैकल्टी के साथ, तो वो भी उनको जो है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं टीचर्स का, जब हमें परफॉर्मेंस पता चल जाती है तो उनके साथ फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, उनसे उनका फीडबैक लेते हैं कि वाई दे आर शोइंग सम काइंड ऑफ लैकनेसेस इन दिस एरिया। सो जब हमें पता चल जाता है तो अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड अरेंज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन फॉर दैट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एज वेल। आप लोगों ने बुक में भी पढ़ा होगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ही हमें पता चलता है कि सही ट्रेनिंग क्या होगी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि सबके लिए एक जैसे ट्रेनिंग करूँ, तो जहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है उनकी कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांग होगी, उनका जो है ना आउटलुक कैसा होगा, वो स्टूडेंट के साथ कैसे डीलिंग्स करते हैं, इन चीज़ों की ट्रेनिंग करना उनकी। फिर उसके बाद जहाँ पे फैकल्टी आ जाती है तो क्लास इन्वायरमेंट मेंटेन करना, टीचर स्टूडेंट्स के दरमियान जो है ना वो लिंक क्रिएट करना, वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, उनको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करना। फिर जहाँ पे फ्रंट ऑफिस की बात आ जाती है तो फ्रंट ऑफिस में ऑलमोस्ट हमारे पास जो है इंक्वायरीज ही आती हैं, ठीक है, एडमिशन्स के टाइम पे या उससे नॉर्मल रूटीन पे आते हैं। पेरेंट्स वगैरह के साथ वो कैसे डीलिंग करते हैं, किस तरीके से वो जो है ना इंक्वायरी को कन्वर्ट करते हैं कंफर्म एडमिशन्स में। तो ये सारे के सारे काम जो है ना हमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट थ्रू आउट करनी पड़ती है। अगर हम इसमें लैकनेसेस शो करें तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो जो हमें वीक एरियाज मिलते हैं या फिर हमारे पास कुछ अपग्रेडेशंस होती हैं, हमारे एक्रेडिटेड जो हमारे जो है ना बोर्ड्स हैं वो हमें जो है ना कुछ सजेशंस देते हैं, तो हम उन सब की कम्बिनेशन के साथ क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं। तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है और ट्रेनिंग के ऊपर हम जो है ना काफ़ी फोकस कर रहे हैं, उनके कैरियर ओरिएंटेड चला रहे हैं कि हमारे पास जो टीचर बेसिक लेवल में थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं कि वो जो है ना हमारे अपर लेवल्स की तरफ भी आ रहे हैं और उनमें भी टीचिंग उन्होंने शुरू कर दिया। सो इफ़ यू डोंट माइंड, इसकी कुछ रीसेंट एग्जांपल या पास्ट एग्जांपल दे सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आई आपको? अभी हमने जो है ना ट्रेनिंग अरेंज की थी फैकल्टी डेवलपमेंट की, ठीक है, कि उनको हमने किस तरीके से डेवलप करना है, तो उनकी ग्रूमिंग करना, जैसे मैंने अभी कहा कि टीचर्स जो है ना बेसिक लेवल पे आते हैं हमारे पास और फिर हम उनको जो है ना पॉलिश करना, उनके ऊपर वर्कआउट करना, उनको ट्रेन करना कि वो किस तरीके से सीनियर लेवल को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब दोनों में जो है ना आपके स्टूडेंट के
उसके हम कहें तो एटीट्यूड में डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट के एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली उनको जो है ना बताना, उनकी डिस्कशन करना, तो इसके लिए भी हमने जो है ना ट्रेनिंग की थी। सेकंड ट्रेनिंग जो हमारी यहाँ पे भी हुई थी, ACCA ने जो है ना ट्रेन किया था हमारे यहाँ पे फ्रंट ऑफिस को, क्योंकि उनका एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था स्टडी अब्रॉड का, तो उसके ऊपर हमने वर्कआउट शुरू किया, उनके प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस के किस तरीके से ये सारा प्रोसेस करेंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो ये 2 रिसेंट एग्जांपल अभी मेरे जहन में आ रही है जिनके ऊपर हमने काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं और उसको हम जो है ना अभी जज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल की तरफ। आर यू कन्विंस्ड दैट योर कंपनी हैज़ अप्रोप्रिएट कंपनसेशन एंड बेनिफिट एक्टिविटी एज वेल? क्योंकि सर तनख्वाह का बगैर कोई भी काम नहीं करता सर, तो इसके बारे में आप बताएं सर। हाँ, ये अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। कह सकते हैं सिंपली कि हम जो है ना इतना कन्विंस नहीं है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि HR प्रैक्टिसेस आर नॉट सफिशिएंट ऑलवेज फॉर एवरीथिंग। सो हमें कीप ऑन चेंजिंग करना पड़ता है, कीप ऑन अपडेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो हमारा अभी तक रिसेंट पैकेज चल रहा है, वी आर हैप्पी विद दैट एंड ऑल द मैनेजमेंट इज हैप्पी विद दैट। They don't face any kind of a problem and no any complaint came from the faculty members or the employees throughout the organization, but still we are working on it and we are trying to improve it because अगर हम देखें तो हमारे डिफरेंट किस्म के ब्रांचेस जो ग्लोबली काम कर रही हैं, ठीक है, या नेशनली हमारे पास डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपने आप को इन्हांस कर रहे हैं, किस तरीके से कॉप कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू मैथड्स के साथ, न्यू अप्रोचेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज़ को कंपनसेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम इसको फुल स्टॉप तो नहीं कह सकते, हाँ हम इसको जो है ना वर्कआउट कर रहे हैं और जो सो फार हमने डिज़ाइन किया दैट इज़ सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है, लेकिन स्टिल हम जो है ना मजीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से हम इसको फर्दर आगे लेके जा सकते हैं और कैसे हम अपने फैकल्टी को ग्रूम कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनकी जो है ना ज़रूरियात का भी ख्याल रख सकते हैं। और अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली हमारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अस। सो उनको दोनों को लेकर जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट और इंशाल्लाह वी विल इजीली ओवरकम दैट। Thank you, sir. But one more question. What suggestion or advice would you want to give your organization in terms of HR practices? You're most welcome, एहतशाम। सजेशन और एडवाइस तो यही हो सकती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन HR की तरफ जिस तरीके से फोकस करना चाहिए था उस तरीके से 100% नहीं कर रही। जितना इनका अकाउंट्स हो गया, फैकल्टी के ऊपर काम हो गया, इस तरीके से हमें जो है ना थोड़ा सा HR प्रैक्टिसेस के ऊपर मजीद काम करना चाहिए, ठीक है। मैंने कह दिया कि सफिशिएंट है बट स्टिल नॉट दैट मच, क्योंकि आपको इसके लिए प्रॉपर फंड एलोकेशन करनी पड़ती है, अपने HR डिपार्टमेंट को मजीद जो है ना आपने अथॉरिटी देनी होती है, तो दे शुड गिव सम काइंड ऑफ मोर अथॉरिटी टू द HR डिपार्टमेंट, ताकि वो जो है ना क्लोजली हर एक चीज़ को देख सके। जैसे एग्जांपल सिंपल से दे दूँ कि HR को ये थोड़ा सा अथॉरिटी मिल जानी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज क्लास के अंदर बैठ सके, ठीक है, ऑब्जर्व कर सके कि किस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके वहाँ पे उनके काम को थोड़ा सा मॉनिटर कर सके। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना लैकनेसेस हमें फील होती है कि अगर हमें इन चीज़ों की अथॉरिटी मिल जाती है तो हम मज़ीद करीब से जो है ना इन चीज़ों को देख सकेंगे और फर्दर जो है ना हम इसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सकेंगे। आई थिंक बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका सर, बस यही कुछ क्वेश्चन थे मेरे रिगार्डिंग HR प्रैक्टिसेस से। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया और हेल्प की मेरे इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। मुझे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली कि किस तरह प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती हैं, एंड मेरे क्लासमेट्स को भी यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इसके अलावा सर हमें टीचर ने भी बहुत कुछ सिखाया इसके बारे में और सिखाया, और हमें प्रैक्टिकली मैंने बहुत कुछ देख लिया, सीख लिया। जी मोस्ट वेलकम एहतशाम। काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं इस तरीके से रिसर्च, और उसके हमें भी काफ़ी टाइम मिल जाता है क्योंकि रूटीन की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो उसे थोड़ा सा हट के हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का भी मौका मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच आपके लिए कि आपने जो है ना इतने दूर से स्पेशली आप एबटाबाद से यहाँ पे आए और आपने जो है ना इंटरव्यू कंडक्ट किया। बस अगेन वही बात आती है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी का, इस चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें। बाकी जो है ना ऑब्वियसली और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह तो एनी टाइम आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम चाहते हैं कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट ही हमने करना है। तो एज काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ही है कि अगर आपके क्लासमेट्स इसको देखते हैं, ठीक है, और वो जानते हैं कि हाँ वाकई ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है, कैसे जो है ना प्रैक्टिकली इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है, तो ये काफ़ी अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और वो देख लेते हैं कि हाँ वाकई
जो है ना काफ़ी प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें पॉसिबल है। नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि मार्केट में यही बात चलती है कि मार्केटिंग HR इज़ अबाउट हायरिंग एंड फायरिंग। सो जब वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ, बुक सही डायमेंशन में जा रही है, मार्केट में जो रूमर्स फैले हैं दैट इज़ नॉट द एंड रिजल्ट। तो थैंक यू आल्सो एहतशाम कि आप इतने दूर से आए, ठीक है। और अगेन एनी टाइम आप आ सकते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, ठीक है, कि वो देख सकें कि किस तरीके से HR प्रैक्टिसेस हो रही हैं। उनको हम जो है ना यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारी जो है ना किस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल्स वगैरह हम कंडक्ट करते हैं, तो वो रिपोर्ट्स वगैरह भी उनके साथ यहाँ पे फॉर देयर नॉलेज से हम शेयर कर सकते हैं। और भी कोई इस किस्म का कोई HR से रिलेटेड होगा प्रॉब्लम्स वगैरह तो हम उनके साथ ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। So once again, thank you so much, sir, for your time, and it was a nice meeting with you. यू मोस्ट वेलकम एहतशाम, एनी टाइम आप आ सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा मुझे भी लगा कि आपसे बात हुई, एक प्रोफेशनल फील्ड से आया हुआ, ठीक है, इतने प्रोफेशनली क्वेश्चंस पूछें तो, और किस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को डिज़ाइन किया, किस तरीके से आपने एफर्ट्स किए इस प्रोजेक्ट के ऊपर पुट किए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।